हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बता दीजिए और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बहुत प्यारा सेशन रहने वाला है और शुरुआत आप जानते हैं कि जैसे कि हम करते हैं किससे, कि भैया रिवीजन से ही हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए। यदि मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है भैया? मिलता, ठीक है, कि भैया 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भैया किस वंश को, किस वंश को, वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं? पितृहंता वंश भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, काकवर्ण, 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 काकवर्ण किसका उपनाम था? किसका उपनाम था? ठीक है, फिर दोस्त, अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक प्यारे दोस्त कौन था? ठीक है, सभी साथी मुझे जवाब देंगे। आपके सामने मैंने 4 प्रश्न लिख दिए हैं और इन प्रश्नों के आंसर मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि रिवीजन वाले प्रश्न हैं जो हमने कल पढ़े थे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे यहां तक? सर, मैंने आज कोर्स परचेज किया है लेकिन इसमें डेमो क्लास ही नहीं मिली, ये लाइव क्लास देखें। डेमो क्लास बच्चे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं और उसके बाद ये क्लासेस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, हालांकि डेमो क्लास भी आपको देखता हूँ कि आज ही अपलोड करवा दूंगा यहाँ। बहुत अच्छे सभी साथियों ने एक, भाई देखो, इन बच्चों का नाम क्यों ना लूं मैं? पवन ने आंसर दिया है, रविंद्र कुमार ने आंसर दिया है, कुछ बच्चे हैं, एक या दो बच्चे जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया, मैंने उनका नाम बता दिया। ठीक है, जो आप भी आंसर देंगे इसी प्रकार से, थोड़े एक्टिव रहेंगे तो आपका भी नाम लिया जाएगा। 16 महाजनपदों का उल्लेख आप जानते हैं, एक तो जैन ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? भगवती सूत्र। और एक था बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। यहां से जानकारी मिलती है भैया 16 महाजनपदों की। किस वंश को पितरहंता वंश कहते हैं आप जानते हैं? हरेक वंश को कहते हैं, हरेक वंश को कहते हैं, हरेक वंश। ओके, काकवर्ण किसका उपनाम था? तो आप बताएंगे काला शोक का, काला शोक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काला था, काला शोक। यहीं पर नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, महापद्मानंद, क्या बताएंगे? महापद्मानंद।
शाबाश। मुझे लगता है सभी साथियों ने आंसर अच्छा दिया है और आपने मैच कर लिया होगा। अच्छा, वो साथी एक बार, नमस्ते भैया, सबको राम राम, राधे राधे। वो व्यक्ति एक बार रेज योर हैंड, मुझे बताएंगे जिसके चारों के चारों प्रश्न सही हैं एक बार, जो कि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चीजें करते चल रहे हैं कि नहीं। सभी साथी बताइए। और आप जानना चाहते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो वो चैप्टर हमारा रहेगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना, आपने बहुत बार सुना होगा मौर्य साम्राज्य, उसके बारे में विशेष जानकारी जो भी हो सकती होगी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, और आप एक थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। मैं एक बार देख लूंगा। ठीक है सुशीला जी। अरे गुड, अरे शाबाश। यदि मैं बात करता हूँ मौर्य साम्राज्य के पीछे 322 बीसी से 185 बीसी, यानी कि पूरा साम्राज्य काल की बात करते हैं तो 185 बीसी तक। संस्थापक कौन रहे हैं इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य रहे हैं। और अन्य नाम बात करें जो चाणक्य जी का नाम रहा है अन्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत के मैकियावली, इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, मैकियावली ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, और राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित एक पुस्तक है, राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है। यहां पर यदि मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था किसने? चाणक्य ने बनाया, इन द सेंस प्रशिक्षण जो दिया था, ट्रेनिंग दी थी किसके द्वारा बेटा? वो दी गई थी चाणक्य जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि गणानंद ने क्या कर दिया था, चाणक्य का अपमान किया था, और अपमान का बदला लेने के लिए और भारत को एक अच्छा शासक देने के लिए चाणक्य ने एक शपथ ली थी, और उस शपथ को पूरा करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को मैदान में उतारा था। चंद्रगुप्त मौर्य यदि मैं बात करता हूं, एक ऐसा शासक रहा है कि जिसने बहुत अच्छे तरीके से अपने मेहनत के दम पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये व्यक्ति वो है कि जिसने अपने ही दम पर एक नया साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद में यदि बात करते हैं अशोक, और अशोक के बाद में कहा जाता है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन रहा है? वृद्धरथ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ मुख्य रूप से तीन शासकों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा चाणक्य है। क्या आप तैयार हैं इन सभी के बारे में पढ़ने के लिए बच्चे? जिन साथियों ने पहली बार कोर्स लिया है, जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं, आपकी संख्या हजारों में प्यारे दोस्त। मैं बता दूं, हरियाणा पुलिस के लिए इस समय बहुत ज्यादा मारामारी है। आप जैसे मैं करवाता चल रहा हूँ, जैसे आपको चीजें सिखाता चल रहा हूँ, जैसे बताता चल रहा हूँ, ऐसे करते चलिए। मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में दिल खुश हो जाएगा आपका। समझे? मुस्कान आज के बाद में नहीं होंगे आप, नहीं होंगे। ठीक है, पीडीएफ आपके पास में दोनों मिलेंगी। नोट्स नहीं बनाने, कानों में हेडफोन लगाइए और आराम से तरीके से, जैसे मैं आपको बताता चल रहा हूँ, समझाता चल रहा हूँ, देखते चलिएगा बेटा। बहुत धैर्य के साथ में चलेंगे। अभी बच्चे क्लास शुरू नहीं हुई है, बच्चा कह रहा है कि सर जी स्पीड से पढ़ाना। भैया प्लीज, अब इस बार इस प्रकार के बेफालतू के कमेंट आए तो मैं वास्तव में आपको ब्लॉक करा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मुझे उस बच्चे के बारे में सोचना है जिसके वास्तव में एक गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं प्यारे दोस्त। माता का नाम क्या था? मूर। मूर के नाम से इस वंश का नाम क्या पड़ता है बच्चे? मौर्य वंश पड़ता है। क्या बताएंगे? मूर के नाम से ही मौर्य पड़ा, आपको पता चला। पत्नी का नाम क्या था बेटा? दुर्धरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या बताएंगे? दुर्धरा। अन्य नाम क्या था इस व्यक्ति का? मुक्ति, भारत का मुक्तिदाता एंड्रोकोटस, या फिर सेंड्रोकोटस के नाम से जाना गया। सेंड्रोकोटस कौन कहता है? जस्टिन ने कहा। एंड्रोकोटस किसने कहा? एपियन वेम प्लूटार्क ने कहा। क्या बताएंगे? एपियन एम प्लूटोर्क कहता है। 1793 में सर विलियम जोन्स ने बताया कि सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के ही अन्य नाम है। तो बताया कि भाई सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और व्यक्ति नहीं है, वो कौन है? कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य ही है। गद्दी पर यह व्यक्ति बैठता है 322 बीसी में घनानंद को हराकर। घनानंद आप जानते हैं कि नंद वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो कौन था? घनानंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा? घनानंद था। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि प्यारे दोस्त, आप में से वो बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनके घर में ये पहली गवर्नमेंट जॉब होगी। आप में से बहुत सारे वो लोग होंगे कि जिनके घर में वास्तव में एक सरकारी नौकरी की जरूरत है। बच्चे, सोशल मीडिया पर
हर जगह आपको दिखाई देते हैं कि बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां। ये सब मैं कह सकता हूँ शायद हो सकता है रियल हो और हो सकता है फेक हो, लेकिन देखिए हवाबाजी से जिंदगी नहीं चलती है। जिंदगी चलती है सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर? मेहनत के दम पर। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे, कोई और कर रहा होगा। यदि मैं मान सकता हूं कि आप और हम इतने धनाढ्य परिवार से होते तो शायद ये, आप जानते, छोटी नौकरी, कुछ लोगों की नजरों में जो छोटी नौकरी बोलते हैं, शायद इनकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। कहीं बढ़िया टॉप क्लास का एक फ्लोर पर एक ऑफिस होता, बड़ी गाड़ी से जाते, ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता। नहीं बचे, हमें इसकी कदर करनी है प्लीज। तो यहां पर गद्दी पर कब बैठा? 322 विषय। यदि मैं बात करता हूं प्यारे दोस्त, 305 विषय में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? कल मैं आपको बताया था कि भैया ये सिकंदर का सेनापति रहा है। इस युद्ध को हारने के बाद निकटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया, यानी कि जिसका नाम दूसरा क्या देखने के लिए मिलता भैया? हेलेना। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। क्या बताएंगे बच्चे? कि इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और भैया आप जानते हैं ये प्राचीन भारत का पहला विलायती ब्याह माना जाता है। विदेशी बहू आई थी पहली बार, जानते हो, भारत में विदेशी। और दहेज में निकेटर ने 4 प्रांत, कौन कौन से? काबुल, कांधार, माकरान और हेरात दिए। और साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसे अंडरलाइन कर लेना, मैंने तो कर रखा है, इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज की पुस्तक का ही नाम क्या है बेटा? इंडिका है, ठीक है। और इसने इसमें ना पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, यानी कि सेल्यूकस निकेटर को, अपने ससुर जी को क्या दिए भैया? 500 हाथी दान में दिए। और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। अब सुनिएगा, अब भैया सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की भैया शादी होगी है, बहू मिल गई, विदेशी बहू मिली है। अब जो ससुर साहब हैं, कौन? निकेटर जी, कहने लगे कि यार तुम आपस में बातचीत कैसे करोगे? यूं कहे, हाँ ये बात भी सच है। तो दूत कौन भेज दिया? मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज आ गया, अब भारतीयों को समझा रहा है कि चलिए हस्ताक्षर करिए। वो कह रहा है कि हस्ताक्षर नहीं है तो गुट्ठा लगाना हमें। तो मेगस्थनीज क्या कहता है कि भारतीयों को तो लिखना ही नहीं आता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य कहने लगा यार ब्याह हो गया, जीत गया, मौज मानिए जीवन में। कहता है कि यार इतने हाथियों का कौन भोज ढोएगा, मुझे कोई युद्ध वगैरह करना नहीं। कहता कि ससुर साहब, सुनो ससुर जी, अब सुन लो, मैं 500 हाथी आपको गिफ्ट करके जा रहा हूँ। अब निकेटर कहने लगा यार कितना बढ़िया आदमी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा तेज आदमी, तो कहने लगा कि यार मुझे जब युद्ध नहीं करना, कुछ नहीं करना, चल एक काम करता हूँ, 500 हाथी दे देता हूँ। मैं तो बहू मिली, मौज मारूंगा। क्या करूंगा? मौज मारूंगा। यहां पर प्यारे दोस्त मैं बात करता हूं जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। किसके बारे में प्यारे दोस्त? जूनागढ़ अभिलेख के बारे में यहां पर मैं बात करता हूं। ये रुद्रदामन ने जारी करवाया। और इसी से ही सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, इसका वर्णन मिलता है। प्यारे दोस्त पता नहीं क्यों सर में दर्द फील हो रहा है। क्या मैं चश्मा उतार दूं? बड़ा अजीब से सर में दर्द हो रहा है। इसका निर्माण सुदर्शन मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था प्यारे दोस्त। संस्कृत में जारी ये पहला अभिलेख था। इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू है, आपकी परीक्षा में पूछा गया था भैया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि संस्कृत में जारी होने वाला पहला अभिलेख कौन सा था? तो आप क्या बताएंगे कि भैया ये था जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का क्या था प्यारे दोस्त? अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। किस से ली? कि भैया इसने जैन धर्म की दीक्षा जो है भद्रबाहु से ली थी। होता क्या है, इसके बाद सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्रांत त्याग दिए। अब ये संलेखना पद्धति क्या है भैया? इसमें
होता क्या है कि जब तक व्यक्ति अपने प्राण न त्याग दे तब तक वो भूखा रहता है। जब तक व्यक्ति अपने प्राण ना त्याग दे तब तक वह भूखा रहेगा। आप देख रहे हो कितना बड़ा त्याग है किसी एक व्यक्ति का। किसी भी एक व्यक्ति का कितना बड़ा त्याग हो सकता है मेरे दोस्त, इस चीज का आप अंदाजा लगा लीजिए। क्लियर है? आ सकता है कि आप मुझे कोई बता सकता है कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में किस शासक को पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमें किस शासक को पढ़ना है? एक बार सभी साथी बताएंगे यहां तक। जी, बिंदुसार को। बिंदुसार का जो शासनकाल है 298 से 273 तक बचे। इसके अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं। अन्य नाम अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रकोटिस। ये आजीवक धर्म को मानता था भैया। और इसके दरबार में कौन कौन आए थे भैया? एक तो फिलाडेल्फस आया, ठीक है, किसने भेजा था? टोलमी सेकंड, जो कि मिस्र का एक शासक था, उसने भेजा था। और डायमेकस भारत आया था। एंटियोकस सीरिया के शासक ने इसके दरबार में इसे भेजा था। बहुत बढ़िया, ठीक है ना बच्चे? इसे एक बार मैं देख लूंगा। चंगन लाल जी, मैं एक बार देख लूंगा, इसे मैं चेक करा लूंगा। ओके, मैं इसे एक बार देख लूंगा। देखिएगा, कहता है इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा। क्या बताएंगे? इसके समय में तक्षशिला में क्या थी बेटा? अशांति थी, और जिसका दमन करने के लिए इसने किसे भेजा? अपने पुत्र सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। इसके समय में भी कौन थे भैया? प्रधानमंत्री चाणक्य थे। तो आप जानते हैं कि इसके बाद में हम किस शासक के बारे में जानकारी ले रहे होंगे। आप प्यारे दोस्त सभी साथी बताएंगे। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, हमने बिंदुसार को पढ़ा, और बिंदुसार के बारे में बाद में हमें किस व्यक्ति को पढ़ना होगा? एक बार सभी साथी बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त बताइए कि हमें अब किस शासक को पढ़ना होगा। क्लास की पीडीएफ जहां आपकी क्लास होगी ना, ठीक है ना, वहीं आपको ये चीजें मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। 298 में बचे। मोहित जी 298 में। वेरी गुड। सभी साथी, सभी साथी जानेंगे किसके बारे में? कि भैया सम्राट अशोक। एक बार जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक 269 बीसी से 232 बीसी। सम्राट अशोक। हम यहाँ जन्म की बात करते हैं प्यारे दोस्त। जन्म 304 बीसी में। और माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। माता का नाम क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? सुभद्रांगी। ओके। राज्याभिषेक की यदि मैं बात करता हूं तो राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में हुआ था। इससे पहले उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। सेली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक रहे हो? मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि 99 भाई। अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी। क्या बताएंगे? देव नाम प्रियदर्शी। और आप जानते हैं इस नाम से ही जानकारी मिलती है कि अशोक जो है किसमें? हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था। यहां से क्या पता चलता है कि भैया अशोक जो है हिंदू धर्म में भी आस्था रखता था। हाँ जी, दीपक जी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, एक बार थोड़ा सा। देखो कितने अच्छे हैं मोहित, वेरी गुड, शाबाश। ये होती है एक समझदार बच्चे की पहचान। गुड, बहुत बढ़िया। यदि मैं अशोक के नामों की बात करता हूं प्यारे दोस्त,
ठीक है। अशोक का नाम जो है, अशोक कहाँ से मिलता है? मास्की अभिलेख कर्नाटक में मिलता है, गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में मिलता है, नेटूर जो अभिलेख है कर्नाटक में, उदय गोलान कर्नाटक से पता चलता है। भृगु अभिलेख राजस्थान में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इंपोर्टेंट लगा लेना, यहां से एक आपका पीवाईक्यू लगा है भैया। पीवाईक्यू यहां से पूछा गया प्रश्न है, कहता है कि इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, और मैंने बताया था 16 महाजनपदों में सबसे, 16 महाजनपदों में, हाँ एक बच्चा बहुत बढ़िया, हर्ष ठाकुर इस बच्चे का नाम है, कह रहा है कि सर और बुक्स में तो 273 दिया गया है और आपने 269 बीसी बताया। बच्चे ये जो 4 वर्षों का संघर्ष है ना, इसे मतलब कि गद्दी को पानी में लगा आते के साथ ही ये एंट्री तो कर जाता है 273 में, लेकिन राज्याभिषेक इसका 269 में होता है, 269 बीसी में होता है, क्योंकि आपको पता है इसने 99 भाइयों से संघर्ष किया था। ठीक है। तो अन्य भाई, जो भाई थे उनसे उनसे संघर्ष किया था, और राज्याभिषेक इसका होता है कब? 269 बीसी में। इस वजह से मैंने इसका जो समय काल है, ओके। यहां पर प्यारे दोस्त, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और अशोक का अधिकार कश्मीर पर भी था, यहीं से पता चलता है। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर को बसाया था, यह पता चलता है हमें कल्हण की राजतरंगिणी से। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में प्यारे दोस्त। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध 261 बीसी में 8वें वर्ष लड़ा गया। बिल्कुल है कि कलिंग युद्ध जो है, बात करते हैं 8वें वर्ष लड़ा गया। कहा? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग की राजधानी किसे बनाया? तोसिल को बनाया। कलिंग की राजधानी किसे बनाया प्यारे दोस्त? तोसिल को बनाया। राजा कौन था यहाँ का? पद्मनाभ था। नदी किस नदी के किनारे था? दया नदी के किनारे। अशोक की नीति क्या थी? भेरी घोष की नीति थी। यहाँ पर भेरी घोष, बच्चे यहाँ याद रखिएगा, मैं पूछूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति को अपनाता है। भेरी घोष की नीति अपनाई थी युद्ध की नीति, युद्ध करो और अपने साम्राज्य को पालो। ओके। गोरवाल जी मैं बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है ना, आप परेशान मत, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। अब बात करते हैं प्यारे दोस्त, यहां पर बात की जा रही है किसकी? कलिंग युद्ध की। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष क्या था? शांति की नीति। भैरी घोष युद्ध की नीति। कलिंग में इतना रक्तपात हुआ, कलिंग में इतना रक्तपात हुआ, इतनी समस्या आई प्यारे दोस्त, तो क्या इसने किस चीज को मनाया? कि भैया यहां क्या था कि कलिंग युद्ध के बाद इसने धम्म घोष की नीति अपनाई, जिसे शांति की नीति, पीस पॉलिसी कहा गया। विवेक जी आया है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो आपसे पूछा जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? क्या बताएंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया? तो आप बताएंगे कलिंग युद्ध के पश्चात। और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में। ठीक है। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी रखा था। तो आपसे पूछा जाए लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपार गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी क्या है, तो आप बताएंगे कि भैया अशोक के आजीविकों के रहने हेतु क्या है, ये पहाड़ियां हैं और ये गुफाएं हैं। ठीक है। अंकित, किस दुनिया में आप निवास कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या इतना समय है आपके पास में? लोग चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। आपको हर एक चीज इतनी मेहनत के साथ में चीजें परोसी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी अज्ञानता पर, हम मतलब एक एक चीज को यहाँ डबल मेहनत लगती है, फिर भी ऐसे क्यों अंकित जी?
आपको तो और खुश होना चाहिए, ये अज्ञानता से दूर होना चाहिए। सारे प्रैक्टिकल करके देख लिए, एक भी शब्द ऐसा बताइए जो आपके, मैं कह रहा हूं कि तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा भाई साहब जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। आपसे ना बेहतर कुछ था, ना है, ना होगा मेरे जीवन में। सिर्फ विद्यार्थी के कल्याण के लिए पूरा जीवन लगा दिया भाई साहब, और रहेगा। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया, अशोक ने। केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा करता है। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निर्गोध से ली, और शिक्षा किससे लेता है? उपगुप्त से लेता है। अशोक की पत्नी का नाम देवी मिलता है बेटा, ठीक है। इसे ही महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती जो हैं बच्चे हुए। कारुआ की तीव्र से हुआ, और पद्मावती से क्या हुआ? कुणाल हुआ भैया। और कुणाल ही क्या था? अशोक का उत्तराधिकारी था। महाराष्ट्र में, मुस्कान जी महाराष्ट्र में। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए प्यारे दोस्त, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा भैया? महेंद्र और संघमित्रा को। तक्षशिला मज्जांतिक को भेजा, हिमालय क्षेत्र में मज्जिम को भेजा, ओके। और भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाए, ठीक है, शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत किसने करवाई, तो क्या बताएंगे? अशोक स्टार्टेड द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। और ये जो शिलालेख थे, कितने भागों में लिखे हुए थे बेटा? समझे? तो क्या कहेंगे? अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, और जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। और बच्चे एक बात मैं बता दूं बीच में ही, जिस लेवल का जितना डीपली कंटेंट मैं करवा रहा हूं ना, किसी भी टीचर का कंटेंट उठा के देख लेना, दावा कर रहा हूं पूरे भारतवर्ष में जिस लेवल की चीजें आपको करा रहा हूं, मुझे बता देना। हाँ गुरविंदर सिंह जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको है ना, ऊपर ऊपर से 2-4 चीज करा के आपको खुश करके चला जाऊं, मैं एक ऐसा शिक्षक नहीं हूं, क्योंकि कलम मेरे हाथ में है। हजारों की संख्या है तो हजारों परिवारों का बोझ मेरे कंधों पर है बच्चे। समझे? सौरभ जी, उसमें ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी आ जाएगी, बहुत कंट्रोवर्सी आ जाएगी। साथ साथ मेरे, देखिए, सब कुछ एक दिन में जानने का प्रयास करोगे तो फिर दोस्त कुछ नहीं कर पाओगे। इस चीज पर विचार करना है आपको, कि सब कुछ आज के आज करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो डाइजेस्ट करते चले जाओगे, वरना आप जानते हैं लूज मोशन भी लग जाते हैं मुझे। अभिलेखों की खोज कौन करता है? टी पेंथिलर ने की 1750 इसमें। कैसे याद रखेंगे? 17 17 के पाठा पर 17 2 34 17 इक्यावन नहीं, एक कम कर दो, 1750 में दिल्ली में। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने बचे। और अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? 4 भाषा थी, मैंने आपको बताया था। भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं, अफगानिस्तान में आरमाइक लिपि के अभिलेख मिले हैं, और एशिया माइनर में तुर्की यानी कि ग्रीक लिपि के क्या मिले हैं प्यारे दोस्त? अभिलेख मिले हैं। समझ में आई होंगी चीजें? चलिए, आपके सामने बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, और मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको, थोड़ा सा आगे आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। जी, ये आपको एक आकृति दिखाई दे रही होगी भैया, ये क्या है? ये है स्तूप। क्या बताएंगे बच्चे? ये है स्तूप। सुनिएगा, क्या बताएंगे? स्तूप, स्तूप। ये स्तूप का क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा? बहुत सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं प्यारे दोस्त। ये स्तूप में सबसे ऊपर से चलते हैं, इसे बोलते हैं छत्र भैया। इसे क्या बोलते हैं? छत्र या फिर कलश, ठीक है। छत्र या कलश बोलते हैं, क्योंकि इसी में ही क्या, जो गौतम बुद्ध हैं उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, और इसे सबसे पवित्र भाग माना जाता है। ये जो आपको एक
क्या नाम है, छड़ी टाइप दिखाई दे रहा होगा, इसे मस्तूल कहा जाता है, मस्तूल या फिर यास्ती। हर्मिका जिस पर ये टिका होता है प्यारे दोस्त, स्तूप गुंबद इसे बोलते हैं। क्लियर है? इसे पूर्वी तोरण बोलते हैं और उसे पश्चिमी तोरण बोलते हैं। ये एक पथ है जिसे आप क्या बोलेंगे, प्रदक्षिणा पथ। क्लियर है? यहीं पर ये जो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए दोहरी सीढ़ी बोलते हैं और इसे दक्षिणी तोरण बोलते हैं। तोरण मतलब कि मेन द्वार जिसे कहा जाता है, जहां से एंट्री होती है। बच्चे 4 लिपियों में बताएंगे। नेहा जी मैंने बताया शिलालेखों की लिपि, चारों लिपि बताई है कि नहीं? सभी को बताई है मैंने। कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा भैया, बिल्कुल मिलेगा आपको। कंबाइंड जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको कंबाइंड पीडीएफ मिलेगा। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे स्तूप आपको पता चला कैसा होता है? जैसे कि आपने सुना होगा सांची का स्तूप, आपने सुना होगा कि नहीं? एक बार सभी प्यारे भाई बहन बताइए मुझे, सांची का स्तूप कितने साथियों ने सुना है? सुना है कि नहीं? और यहीं पर सांची के स्तूप से आपको पता चलता है जो सारनाथ स्तंभ है भैया, ये सिंह है, आपको 4 सिंह दिखाई देते हैं। ये शीर्ष फलक है और ये क्या है, कमल के फूल का आधार बनाया गया है। उल्टा कमल आपको दिखाया गया है। आपने अशोक स्तंभ सुना होगा भैया, अशोक स्तंभ, क्या बताएंगे? अशोक स्तंभ सुना होगा? अशोक स्तंभ सुना है कि नहीं? बहुत बढ़िया। 1989 में इसे यूनेस्को का क्या मिला था भैया, दर्जा मिला था। वेरी गुड। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है भैया, रायसेन सतना जिले में। क्लियर? एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यदि मैं बात करता हूं मौर्य काल की, भैया मौर्य काल जो है 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? नाभिकीय भाग, मुख्य भाग और दूरवर्ती क्षेत्र। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। और भाषा कौन कौन सी थी आपके सामने है, संस्कृत, प्राकृत और पाली। ठीक है? सम्राट अशोक ने राजकीय भाषा घोषित किया था पाली को प्यारे दोस्त। और मुद्रा की जब बात करोगे तो मुद्रा का नाम था पण। मुद्रा का नाम क्या था भैया? पण था। मुद्रा का नाम क्या प्यारे दोस्त, क्या बताएंगे कि भैया मुद्रा का नाम था पण। क्लियर है? यहां पर आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया, समाहर्ता किसे कहते हैं? आपकी परीक्षा में लास्ट टाइम पूछा गया था कि भैया समाहर्ता कौन होता है, समाहर्ता। देखिएगा, यहाँ पर कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कस्टम अधिकारी होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, तो उस प्रकार से चीजें होती हैं बच्चे। क्लियर है? अधिकारी सीता अध्यक्ष, सीता भाई साहब भूमि में समाई थी तो भूमि, बस याद रखेगा, मैं सीता भूमि में समाई थी तो भूमि जहां शब्द मिल जाए आपको, मैटर खत्म। सीता अध्यक्ष कौन होता था? राज्य की भूमि से प्राप्त आय जो है क्या कहलाता था? सीता का अधिकारी। समाहर्ता राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सन्निधाता कोषाध्यक्ष। प्रतिष्ठा फौज अधिकारी, फौजदारी विभाग हुआ करता था। और धर्मस्य व्यवहारी यानी दीवान विभाग का हुआ करता था। दीवान विभाग का बेटा क्या बताएंगे भैया, दीवान विभाग का यह अधिकारी हुआ करता था। ओके, इसके बाद में मैं आपको दर्शन कराता हूँ सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश के बारे में बेटा देखते हैं एक बार प्यारे दोस्त। सुंग वंश 185 से 73 बीसी की बात की जा रही है। पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ मौर्य का सेनापति था। इसने सेना का निरीक्षण करते समय वृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना कर दी थी। कौन से वंश की? कि भाई सुंग वंश की इस व्यक्ति ने स्थापना की थी। ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर आप कितने साल के हो? भाई आई एम ओनली 17। लास्ट ईयर में स्वीट 16 था, इस बार आई एम ओनली 17। मेरी उम्र क्या है अभी तो? हो सकता है अभी तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों से बहुत छोटा हूं, आप लोगों में उससे बहुत बड़े हैं। अजी क्यों पूछो? हाँ, ये भैया एक ब्राह्मण साम्राज्य था। ठीक है? ब्राह्मण एम्पायर। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग रहे हैं। राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ती है। राजभाषा संस्कृत थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया था इन लोगों ने। और इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। तो आपसे पूछा जाए 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था प्यारे दोस्त, तो बताएंगे अशोक। यही कारण है। मुस्कान जी शेर, शेर, सिंह, लॉयन, लॉयन है। ठीक है?
और यही कारण है आपको, है ना, चीजों का पता होना चाहिए। पूछते हैं यार उम्र क्या है, उम्र में क्या रखा है। हुँ? मैं हर दिन सीखता रहता हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। जब आप जिद करते हो ना कि सर, सर छोड़ दीजिए, मजा आ गया, मजा आ गया। ओके, यहाँ पर हम लोग जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भैया, भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सोंग ने स्वयं करवाया था। इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है बच्चे। ठीक है, इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल जा यवनों को आक्रमण इसी समय में हुआ था। ये कहाँ के थे? यूनान के थे। डेमेट्रियस इसका क्या था भैया? लीडर था। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र एवं महाभाष्य लिखा। पाणिनि के अष्टाध्याय से संबंधित है ये क्या है? पाणिनि के अष्टाध्याय से संबंधित है। बच्चे आपको नोट्स नहीं बनाने, ये नोट्स आपको सेम, आपको ये पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे। मत अपने टाइम को वेस्ट करिए। मैं कहता हूँ जितना आप लिखने में समय अपनी एनर्जी लगाते हो उतना रिवीजन में लगाइएगा। मैं पीडीएफ आपको आपके पास मैं सेंड करा देता हूँ, तो आप पीडीएफ से भैया उतना समय लगाइए। और यही बात नोट्स की, यही पीडीएफ आपकी, जो काम आप, ये तो वो वाले काम हुए कि भैया पहले मैं सड़क बनाऊंगा, फिर मैं बस बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं क्या नाम है उसमें यात्रा करूंगा। अरे भैया जब बस चली रही है तो उसमें डायरेक्ट यात्रा करो ना, बेफालतू की चीजें क्यों हैं? पतंजलि ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, किसके लिए भैया? पुष्यमित्र शुंग के लिए दो अश्वमेध यज्ञ कराए जाते हैं। इसके बाद में बीच में एक वंश और आता है, कण्व वंश के नाम से जिसे जानते हैं। 73 बीसी में 73 से 30 बीसी तक इतना बड़ा इसका रोल नहीं रहा था। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का मंत्री वासुदेव था, और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की राजधानी, कण्व वंश की स्थापना की थी। संस्थापक वासुदेव, ये याद रखना है। अंतिम शासक सुशर्मन, और दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। इसके अलावा कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो कण्व वंश के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहां पर यदि बात करते हैं सातवाहन वंश या फिर आन सातवाहन वंश के नाम से इसे जानते हैं भैया, तो 300 वर्षों तक शासनकाल, ये अपने आप में लंबा शासनकाल रहा है इनका। भाषा की बात करते हैं प्राकृत। धर्म कौन सा था इनका? ब्राह्मण। राजधानी प्रतिष्ठान। ठीक है, यानी ये पैटर्न, और ये गोदावरी नदी के तट पर था। संस्थापक कौन सिमुक था? ठीक है, और सिमुक नहीं, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कर दी थी भैया। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से? नागनिका अभिलेख से मिलती है, जो कि नासिक अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से, यहीं से जानकारी मिलती है प्यारे दोस्त। ओके, सिमुक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो कौन था भैया सिमुक का उत्तराधिकारी? वो था सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम। उपाधि दक्षिण पथपति या फिर प्रतिष्ठानपति। सतकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ करवाया और राजधानी अमरावती को बनाया। सतकर्णी प्रथम का नाम एल्डर सैरागोन था भैया, जिसने पुस्तक लिखी थी पेरिपल्स ऑफ द एरेथियन सी। यूनान और मौर्य साम्राज्य के व्यापार के बारे में इन्होंने ये चीजें लिखी थी, यूनान और मौर्य साम्राज्य के बारे में। भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ करते हैं कौन? सतकर्णी प्रथम। इस बात की जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है, और सतकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम था नागनिका। ठीक है, यदि बात करते हैं हॉल कौन था? संस्कृत का विद्वान था। गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में इसी के द्वारा की गई थी, और अंधकार युग भी सातवाहन वंश को कहा जाता है बच्चे। अंधकार युग भी किसे कहा जाता है? सातवाहन वंश को कहा जाता है। एक बार सभी साथी बताएंगे, अंधकार वंश किसे कहा जाता है? क्लियर है? यहाँ पर अंतिम शासक की बात करते हैं भैया। अंतिम शासक कौन था इसका? विजय था। और सातवाहनों ने ही सिक्के जारी करते हैं शीशे के, ठीक है, जो कि 500 ग्रेन का हुआ करता था। 14 एवं तांबे के सिक्के भी इनके द्वारा चलवाए गए। सातवाहन वंश के शासक सर्वाधिक व्यापार कल्याण नामक बंदरगाह से करते थे। कहां से करते थे? कि भैया कल्याण नामक बंदरगाह से ये लोग व्यापार करते थे। प्यारे दोस्त, मैंने पूरा प्रयास किया है चीजों को अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का। फिर मैं कहता हूं आपसे कि भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं।
आपको भक्ति में ध्यान देना है, लेकिन अंधभक्ति में ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे सेशन कैसा लगा, आप सभी को समझ में आ रही हैं चीजें? बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू सो मच। किसी प्यारे दोस्त का, किसी प्यारे भाई का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। मजे को तो गुलाम बना लो। मजा तो आपका गुलाम होना चाहिए। शाबाश। वॉइस तो अच्छी आ रही है भाई। ये सारे के सारे वंश मैंने आपको सीरियल नंबर से कराए हैं जी, जोगिंदर कुमार जी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं संस्थापक और अंतिम शासक। संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, और आज की क्लास यहीं पर हम ओवर करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बचे।